हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। सभी लोगों का स्वागत है आईजीएस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, हम लोग एक टॉपर्स की सीरीज कर रहे हैं जिसमें जो भी टॉपर्स हैं उनकी क्या स्ट्रेटजी रही, तैयारी उन्होंने कैसे की, क्या क्या उनके चैलेंजेस आए तैयारी में, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग टॉपर्स का इंटरव्यू रखा है हम लोगों ने, जिसमें अलग अलग तरह के अलग अलग एग्जाम्स में जो भी सिलेक्ट होते हैं हमारे यहाँ से, उन लोगों का रणनीति क्या रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कशन करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे यहाँ एक नई मेहमान है ज्योति जी, जिन्होंने ज्योति जी के बारे में अगर मैं बताऊं तो इन्होंने एसएससी जीडी के एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 21 अचीव किया है और इनको एसएसएफ पोस्ट मिला और फाइनली इनकी ज्वाइनिंग दिल्ली में हो गई, क्योंकि एसएसएफ की ज्वाइनिंग दिल्ली में ही होती है। तो आइए जानते हैं कि क्या तैयारी रही इनकी, क्या स्ट्रेटजी रही तैयारी के समय, और क्या क्या फेलियर्स आए इनके तैयारी में, और अभी जॉब कैसा चल रहा है, इनके बारे में जानेंगे। तो ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। ज्योति जी, हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ आपकी स्ट्रेटजी कैसी रही, कैसे तैयारी आपने किया। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूँ आपके इंट्रोडक्शन से, कि आप एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि कैसे आपने, मतलब क्या आपका बैकग्राउंड रहा, तैयारी आपने कैसे स्टार्ट की, कब आपको पता चला, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए आप। सर, मैं अलीगढ़ में यूपी से बिलोंग करती हूँ। मेरी फैमिली भी वहीं पे रहती है। मेरे पापा फार्मर हैं और मैं यहाँ पे नोएडा में सिर्फ स्टडी के लिए ही आई थी और मैंने यहीं पे अपनी स्टडी कंप्लीट की है। अच्छा, यस सर। तो मतलब आपने सारा का सारा पढ़ाई नोएडा से ही किया है, मतलब 12th के बाद आप यहाँ पे चली आई और यहाँ से तैयारी सर, मैंने ग्रेजुएशन अलीगढ़ से किया था, डीएस कॉलेज से, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एसएससी के लिए तैयारी के लिए मैं यहीं पे नोएडा आई। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। और फाइनली आप सिलेक्टेड भी हैं, आपने वो मुकाम भी हासिल कर लिया जो आपको चाहिए था। खैर, अभी तो बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो इस कड़ी में मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे बहुत सारे, अगर एक नया स्टूडेंट है या कोई भी है, उसको तैयारी में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि आजकल जो गवर्नमेंट जॉब है वो बहुत मुश्किल हो गई है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, किसी का फैमिली बैकग्राउंड नहीं सही है कि कोई तैयारी नहीं कर पा रहा है अच्छे से, किसी को रिसोर्सेस नहीं मिल पा रहे हैं, और किसी का थोड़ा सा जो हम कह सकते हैं कि टैलेंट थोड़ा सा कमी है। तो क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि तैयारी अच्छे से की जा सके, और क्या क्या चैलेंजेस आपके साथ आए, मतलब यहाँ तक पहुँचने में आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए? सर, चैलेंजेस तो बहुत सारे आते हैं। जब कोई बच्चा तैयारी करने के लिए जाता है तो उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, उनको फेस करना होता है। और सर, स्टार्टिंग से कोई बेटर नहीं होता है, हमें खुद को बेटर बनाना पड़ता है। और तैयारी हमें ऐसे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर उसको रिवाइज करना है और उसको प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस होगा उतना ही बेटर होगा। तो सर, बहुत सारे चैलेंजेस सबके सामने आते हैं, तो उनको फेस करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात। चैलेंजेस को फेस करना है, उससे डरना नहीं है, लड़ना है। धीरे धीरे चीज़ें बनती जाती हैं। अगर आपका मेहनत अच्छा, अगर आप हार्ड वर्किंग करते हैं तो आप अच्छे से कर सकते हैं ना। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि आपका रैंक 21 है, ऑल इंडिया रैंक 21 है, और आपको यहाँ तक पहुँचने में, मतलब आपको कभी आपने उम्मीद किया था कि मेरा AR 21 आ जाएगा, टॉप 100 में आ जाऊंगी? कभी आपने सोचा था कि तैयारी कर रही हूँ मैं और AR 21 आ जाएगा? सर, ये AR 21 का तो नहीं पता था, लेकिन फिर मेहनत बहुत ज़्यादा की थी और अच्छे से प्रिपरेशन किया था, तो ये तो कंफर्म था कि सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन तो हो जाएगा ये पता था, लेकिन इतना अच्छा रैंक मिलेगा ये नहीं कंफर्म था। हाँ, जैसा कि आप पहले भी जब मॉक टेस्ट वगैरह देती थी तो मॉक टेस्ट वगैरह में अच्छे नंबर आ रहे थे, आप जब भी भेजती थी तो आपका 160 में 140 के करीब आ जाता था। यस सर। तो बढ़िया था, मतलब इनका मॉक टेस्ट मैंने भी एनालिसिस करा है। जब भी मॉक टेस्ट देती थी तो भेजती रहती थी कि सर इसमें प्रॉब्लम है या ऐसा, इसको कैसे इम्प्रूव करा जाए। तो इनके, मैं बताऊं, 1-1.5 महीने पहले, एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले जो भी मॉक इन्होंने दिया था 130 प्लस ही रहते थे, और फाइनली इनका बहुत अच्छा नंबर उसमें भी आ गया, जो कि अच्छी बात है। तो कुल मिला जुला कर आपने उम्मीद नहीं करा था, लेकिन
आपकी मेहनत इतनी थी कि रोक नहीं पाया कोई, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया बात है। जैसा ज्योति जी, आपका बैकग्राउंड जो है, जो आपने एग्जाम्स दिए हैं, प्रीवियस जो आपने एग्जाम दिए हैं, आपका पहले वाले एसएससी जीडी में तो फाइनल मेरिट आउट हो गया था। दूसरा वाला जो आपने दिया उसमें तो आपका पॉइंट से कुछ रह गया था, और फिर आपने इसी बीच में यूपीएसआई दिया, यूपीएसआई में भी आपका फाइनल में रह गया था। Yes. तो इतने सारे निगेटिविटी के साथ, इतने सारे फेलियर के साथ कैसे आपने फिर से बूस्टअप किया, फिर से कैसे तैयारी अपना स्टार्ट किया? और जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, इन सारी चीजों में लग रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा यूपीएसआई या एसएससी जीडी में, और अगर नहीं हुआ तो और लोगों का क्या रिस्पॉन्स था, और लोग कैसे सोच रहे थे इस बात को, कैसे क्या रिस्पॉन्स कर रहे थे? सर एक्चुअली मेरा उस टाइम पे यूपीएसआई था, तो मैंने जब यूपीएसआई किया था उसके लिए भी मैंने मेहनत किया था। हाँ, बहुत। तो उसमें मैंने अच्छे मार्क्स किए थे, लेकिन सब लोग मुझे बोलते थे कि हो जाएगा इसमें, तो मैंने मन बना लिया था कि हाँ मैं सेलेक्टेड हूँ। तो जब मेरा उसमें नहीं हुआ, और उस टाइम पे जीडी का भी चल रहा था, 2021 वाली जीडी का, तो उस टाइम ये भी चल रहा था कि उसमें भी हो जाएगा, तो मेरा इसमें नहीं हुआ, तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी। और उसकी वजह से फिर मुझे थोड़ा सा गैप देना पड़ा खुद को, क्योंकि मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी उस टाइम पे। बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारे लोग कुछ भी बोलते हैं, लोग तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके सामने कुछ भी बोलेंगे कि अरे पढ़ाई नहीं की, और बहुत सारे नेगेटिविटी नेगेटिविटीज थी। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो वाह वाह, अगर नहीं हुआ तो पढ़ते नहीं होंगे, ये सारी बहुत सारे लोग चैलेंजेस सबको फेस करने होते हैं। चैलेंजेस उसके बाद जब मैंने दोबारा से स्टार्ट किया खुद को रिबूट करके, और फिर मैंने अच्छे वे से स्मार्ट स्टडी के उससे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किए थे, और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा की थी। मेरा टाइमिंग प्रॉब्लम होता था या फिर कोई क्वेश्चंस वो होते थे, तो प्रैक्टिस से ही मेरा सब कुछ सही हुआ था। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने 200, 300 मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स लगाए हैं, तो उससे ठीक हुआ। मतलब आपका जब रिजल्ट नहीं हो पाया, फिर आपके साथ भी प्रॉब्लम आई कि बहुत सारे लोगों ने आपको बोले, भला बुरा भी बोले होंगे कि नहीं हो ही नहीं पाएगा। तो सब लोगों के साथ ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं। जो भी एस्पिरेंट अभी तैयारी कर रहे हैं उनका 1-2 बार नहीं हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं, उसे सीखने की ज़रूरत है कि इससे उभर के हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इन सारे चैलेंजेस से कैसे निपटा जा सकता है। और इसका सिर्फ एकमात्र साधन है कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए, जो चीज़ गलतियां हो गई उन चीज़ों को सुधार करिए। जैसे ज्योति जी का जो था, इन्होंने जब इनका सिलेक्शन जीडी में फाइनल नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई, और वहां से इन्होंने फिर से स्टार्ट करा, फिर से इन्होंने मॉक देना शुरू किया। मॉक पे इतना फोकस इन्होंने किया कि 1-1.5 महीने के अंतराल पे ही लगभग आपने 250-300 मॉक दे रखे थे। और मॉक्स का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर हम बात करें कि अगर कोई नया स्टूडेंट है, अगर मॉक्स वगैरह नहीं लगा रहा है, तो क्या तैयारी करना उसके लिए, मतलब एग्जाम्स वगैरह निकालना पॉसिबल है? अगर बिना मॉक के साथ अगर तैयारी को देखा जाए तो आप तैयारी को कहाँ पाती हैं? सर मॉक्स के बिना तैयारी तो बिल्कुल नहीं हो सकती सर, क्योंकि जब मैंने पिछला जीडी दिया था तो मैंने मॉक्स नहीं लगाए थे उस टाइम पे। तो मेरा ये था कि मैंने सिर्फ और सिर्फ 1-2 मॉक्स लगाए होंगे, और उससे मॉक्स से क्या होता है, हमारी स्पीड अप होता है और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ये आइडिया हो जाता है। मॉक्स तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें। अगर जो मॉक्स नहीं लगाते तो उनकी तैयारी 50 से 60% होगी, लेकिन 100% या 90-100% करने के लिए मॉक्स सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत जरूरी, मॉक टेस्ट देना ही है सबको। जो लोग भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका मॉक टेस्ट आपको पता लगाता, सेल्फ एनालिसिस हो पाता है कि आप कितना तैयारी आपकी कंप्लीट हो गई, आप कहाँ पे लाई करते हो ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है आपके लिए मॉक लगाना, और तैयारी में आपके लिए बहुत ज़रूरी है मॉक टेस्ट, है ना। अगर हम बात करें कि मैथ्स और रीजनिंग का, जैसा कि आपका जो है आपने एसएससी वगैरह के भी एग्जाम दिए हैं और प्री वगैरह निकाला भी है आपने, और जीडी में मैथ्स और रीजनिंग का भी रोल था और जीएस का भी बहुत अच्छा रोल था। तो आप मैथ्स और रीजनिंग के स्पीड को कैसे बूस्टअप किए, और जीएस में आपने करंट अफेयर सेक्शन और जो स्टैटिक सेक्शन को कैसे मजबूत किया?
सर मैथ्स और रीजनिंग में मुझे दिक्कत आती थी, लेकिन मैंने सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट किया था। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैंने क्वेश्चंस लगाए थे, सेक्शनल वाइज क्वेश्चंस लगाए थे। जो मैं चैप्टर क्लियर करती थी मैं उसके क्वेश्चंस लगाती थी। तो जो भी मुझे डाउट्स आते थे या क्वेश्चन में दिक्कत आती थी तो मैं अपने से जो वो होते थे, मेरे फ्रेंड्स हैं या फिर सर आप हो, तो मैं क्वेश्चंस को भेज के उस चीज़ को, डाउट को क्लियर करती थी। तो मैंने प्रैक्टिस किया, रिवीजन किया और मॉक्स लगाए। मैथ्स तो प्रैक्टिस पे ही डिपेंड होता है पूरा। जितना प्रैक्टिस करेंगे हम उतने क्वेश्चंस हमें अच्छे से आएंगे और तभी हमारा बेटर होगा। स्पीड अप भी तभी होता है और इसमें जैसा कि आपने मैं बताना चाहता हूँ कि ज्योति ने यहाँ से पूरी तैयारी करा है और हर चीज़ को बहुत ही डीपली इन्होंने स्टडी किया। जैसे मैथ्स में इनका जब एक जीडी का एग्जाम था उसके 1.5-2 महीने पहले, क्योंकि मैथ्स पहले से इन्होंने कर रखा था तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी रिवीजन की। लेकिन जब इन्होंने मॉक लगाया तो मॉक में इनके मैथ्स में थोड़े से कम आने लगे। कम इसलिए आता था क्योंकि थोड़ा सा टाइम इनका कम पड़ जाता था, जिसकी वजह से क्वेश्चन छूट जाते थे। यस सर। तो इन्होंने बताया कि मॉक्स जो है, मॉक में मैथ्स में कम नंबर आ रहे हैं, मैथ्स का क्या किया सर। तो मैंने आपको सजेस्ट किया था कि सेक्शनल लगाओ, है ना। यस सर। तो सेक्शनल से बहुत ज़्यादा इनको बेनिफिट मिला। तो अगर कोई बच्चा अगर तैयारी करना चाहता है, कर रहा है, अगर किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अगर तैयारी नहीं हो पा रही, मतलब एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक पड़ रहा है, तो मॉक में अगर कम पड़ रहा है तो हम कह सकते हैं कि मॉक का सेक्शनल लगाना जरूरी है। यस सर। अगर सेक्शनल लगाओगे तो सारे क्वेश्चंस आपको डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो हो जाएगा, है ना। यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में संशय रहता है कि जो भी तैयारी है, क्या तैयारी को YouTube से करा जा सकता है? क्या जो फ्री वीडियोस हैं YouTube उससे करा जा सकता है कि सिर्फ पेड कोर्स लेना या कहीं कोचिंग में एडमिशन लेना जरूरी है? क्या YouTube से तैयारी पूरी की जा सकती है क्या, अगर कोई बच्चा चाहे? सर बिल्कुल की जा सकती है YouTube से तैयारी। पेड कोर्स लेना इतना ज़रूरी भी नहीं होता है, क्योंकि सर जब हमें किसी एक टॉपिक में, स्पेसिफिक एक टॉपिक है उसमें हमें दिक्कतें आ रही हैं तो हम सर्च करके उस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं यूट्यूब से। और सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये तो बहुत ज़रूरी होता है। आप जब खुद से पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ आएगा और जो भी चीज़ें आपकी दिक्कत होती हैं आप यूट्यूब से सर्च कर सकते हो। कोई भी टॉपिक दिक्कत है तो आप यूट्यूब से सर्च कर सकते हो, तो यूट्यूब से कर सकते हैं। मैंने कभी पेड कोर्स नहीं लिया है, मैंने IGS से पढ़ा है, इसके बाद मैंने यूट्यूब से जो भी चीज़ें मेरे को दिक्कत करती हैं तो मैंने यूट्यूब से ही किया है। तो मैं तो यही चाहूँ। बहुत बढ़िया, मतलब YouTube से तैयारी करी जा सकती है। और आजकल तो YouTube पे बहुत सारे आपके बहुत सारे मटेरियल हैं जो आप फ्री में तैयारी कर सकते हो, आपको किसी पैसे की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं कि जिनको रिसोर्सेस नहीं मिल पाते, वो बाहर पढ़ने नहीं जा सकते, तो उनके लिए YouTube आजकल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया है कि आप तैयारी घर बैठे फ्री में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, है। बहुत सारे बच्चों का कंसर्न ये रहता है जो यहाँ पे आते हैं, बहुत सारे जॉब वाले स्टूडेंट हैं, तो आते हैं, उनका पहला ही क्वेश्चन आता है कि सर मेरे से तो 4-5 घंटे ही मिल जाएगा, जॉब वगैरह के बाद मैं 4 घंटे ही, मैक्सिमम 4 घंटे ही दे सकता हूँ। तो वो लोग बोलते हैं कि क्या 10-12 घंटे से ही तैयारी हो पाएगी कि 2-4-6 घंटे से 4 घंटे 5 घंटे अगर दिन में निकाल लिया जाए तो भी क्रैक किया जा सकता है एग्जाम? सर टाइम ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, और टाइम के साथ साथ हमें ये होता है कि हम कौन सा सिलेबस पढ़ रहे हैं और क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। हम कम चीज़ें पढ़कर भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो टाइम ऐसा नहीं कि 10-12 घंटे जो देता है वही क्रैक कर सकता है। आप 5 से 6 घंटे भी दे रहे हो तो बहुत है। 5 से 6 घंटे भी आप अपनी स्टडी को दोगे, लेकिन 5 से 6 घंटे जो होने चाहिए, मतलब बेस्ट होने चाहिए। बेस्ट होने चाहिए। हाँ सर। ये नहीं कि उसमें YouTube आपने खोल लिया, फिर पता चला शॉर्ट आ गया, शॉर्ट देखने लग गए 10-15 मिनट। ऐसा नहीं करना, आपको टू द पॉइंट चीजें पढ़नी है। आपको सिलेबस पहले कवर अप कर लेना है। yes, sir. एक बार सिलेबस कवर अप कर लेना बहुत जरूरी है। सिलेबस को कवर करके फिर जो चीजें अब उसमें वीक रह गई, जो चीजें बढ़िया से कवर अप नहीं हो पाया, उसकी तैयारी कर सकते हैं। इसी को हम स्मार्ट अप्रोच बोल सकते हैं yes. कि स्मार्ट अप्रोच का कोई और तरीका है? नहीं सर, स्मार्ट अप्रोच यही है कि आप कम टाइम में अच्छे से अच्छा पढ़ें। जो चीज़ें ज़रूरत होती है, जो इम्पोर्टेंट है, सिर्फ वो पढ़ें। और सही है।
अच्छा, एक चीज मुझे बता दो, जैसा कि आपकी तैयारी में आपके जो फ्रेंड का जो सर्कल रहा, फ्रेंड सर्कल बहुत ही अच्छा रहा, और बड़े मजे की बात ये है कि ये 3-4 लोगों का ग्रुप था और अभी ये सभी लोग कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे पोस्ट पे ही सिलेक्ट हो गए हैं। आपको पीछे स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे, सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट है, कोई एसएससी सीजीएल में, कोई सीएचएसएल में, कोई यूपीएसआई में, हर जगह बच्चे मतलब सिलेक्ट हुए। तो क्या ये फ्रेंड सर्कल जो है वो जरूरी है, या इसके लिए मतलब ये तैयारी में हेल्प कर सकता है, और कैसे करता है? यस सर, फ्रेंड सर्कल अगर अच्छा होता है, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, तो सर बहुत अच्छा कंपटीशन मिलता है हमें। अपने पास ही कंपटीशन मिलता है, हम एक दूसरे से ही कंपटीशन करते हैं कि ये इतना बेस्ट कर सकता है तो मुझे भी करना है, और एक दूसरे को मोटिवेट भी करते हैं। तो फ्रेंड सर्कल अच्छा है तो बहुत अच्छा है। हमारी तैयारी में फ्रेंड सर्कल भी बहुत मायने रखता है सर। मतलब एक अगर कोई एक सिलेक्ट हो गया, जैसे आपका एक फ्रेंड सिलेक्ट हो गया वीर यूपीएसआई में होगा, आपका किसी दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया क्योंकि नॉर्मलाइजेशन वगैरह का जो चक्कर होता है, नॉर्मलाइजेशन वगैरह में इनके ज़्यादा नंबर नहीं बढ़े इनके से, और इनका एक फ्रेंड युद्धवीर सिलेक्ट हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें, और भी बहुत सारे लोग थे जो सिलेक्ट हो गए, जैसे इनके साथ में अभय पढ़ते थे, वो एसएससी सीएचएसएल में सिलेक्ट हो गए। तो बहुत सारे लोग जब सिलेक्ट हो गए तो एक अंदर से रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो मुझे भी करना है। मतलब उस चीज़ से आप पीछे हट ही नहीं सकते, आपकी अंतरात्मा खुद ही जवाब नहीं देगी कि भाई आपको करना ही करना है ना। yes. तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ना। तो कुल मिला जुला कर अगर फ्रेंड सर्कल अच्छे हैं, अगर अच्छे तैयारी करने वाले लोग हैं, तो आप उनसे मोटिवेट हो सकते हो, उनसे क्वेश्चंस वगैरह सजेशन ले सकते हो कि कैसे क्या करा जाए ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जैसे आपका भी एसएसएफ में हो गया है, तो मुझे तो नहीं लगता कि आपका ड्रीम जॉब यही रहा होगा। मतलब मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे अभी आप कुछ सोच रही होंगी, जैसे आपको यूपीएसआई नहीं हुआ था, yes. तो मन में कहीं उसकी भी कसक होगी कि उसको भी निकालना है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है। तो आप आगे क्या प्लानिंग कर रही है, मतलब आगे क्या तैयारी करने का प्लान है आपका? सर मेरा अभी एक तो ये यूपीएसआई जो मैंने पिछली बार क्रैक नहीं कर पाई थी किसी वजह से, तो मुझे ये देना है, इसको निकालना है। और मैं अभी फिक्स हूँ क्योंकि सर मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, तो मैं अभी मतलब जो है कि सीजीएल की तैयारी करना चाहूँगी आगे, सिर्फ सीजीएल, और किसी पे फोकस नहीं करना है। मेरे पास सिर्फ एक ही टारगेट रहेगा, सीजीएल अपना। तो सर मैं उसी की तैयारी करूँगी अब नेक्स्ट। मतलब अगर एक आपको बैकग्राउंड मिल गया, मतलब कि अब आप एक जॉब में हो, एक सिक्योर जॉब है और बहुत अच्छी जॉब है जिसमें बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर्स भी नहीं है, तो आपके पास अब ऑप्शन है बहुत सारी चीज़ों का करने का। लेकिन अभी आपको मतलब जो छोटे छोटे एग्जाम है तो उस पर फोकस करना ही नहीं। अब जो भी 4200 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे अच्छे पोस्ट है, उन सारी चीज़ों की तैयारी आप अब करेंगे, बहुत अच्छी बात है। तो जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी ऐसे सोचते हैं कि डायरेक्ट मुझे बड़ी जॉब ही ले लेनी है, तो थोड़ा सा आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप कोई एक अच्छी जॉब ले लो, एक छोटी सी जॉब ले लो, उसके बाद तैयारी करने का टाइम आपको मिलता रहेगा, तो आप अच्छे से तैयारी करके और आगे भी जा सकते हो, है ना? yes. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो बहुत सारे नए स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे मन में बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, तो जो बच्चा नया अभी एसएससी की फील्ड में या जीडी के फील्ड में, या जो भी मतलब यूपीएसआई हो गया, यूपी पुलिस हो गया, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी नया आया है, तो उसके लिए 2 शब्द आप क्या बोलना चाहती है कि कैसे तैयारी उसको करना चाहिए, क्या उसके आगे के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसके बारे में 2 शब्द बताइए। सर मतलब जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, सबसे पहले होता है उनका अपना सिलेबस को समझना कि सिलेबस आपका है क्या, फिर उसको कंप्लीट करना। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और उसके साथ साथ जो भी आपके प्रैक्टिस सेट्स हैं, मॉक्स हैं, वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो तो करना ही होता है। तो सर चैलेंजेस तो बहुत सारे आते हैं, लोग बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है, अपना काम करते रहना है, स्टडी अच्छे से करना है, स्मार्ट स्टडी के साथ पढ़ते रहना है, और मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको छोड़ना ही नहीं है। और सिलेबस सबसे पहले है, पहले सिलेबस कंप्लीट करो, और रिवीजन एंड प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। अगर आप रिवीजन करते हो टाइम टू टाइम एंड प्रैक्टिस करते हो, मैथ्स हुआ, रीजनिंग हुआ, ये प्रैक्टिस पे बेस्ड है, तो आप ये करते हो तो
अच्छा कर पाओगे। मतलब कुल मिला जुला के अभी आपको पहले एक सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, यस सर। फिर उसकी मॉक देना शुरू करना है, करंट अफेयर और जीएस को टारगेट करके टारगेट चलना करके चलना है है। कि जिससे अच्छा कर पाओ उसमें ना, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत वास्ट होता है। वास्ट होता है सर। और आपको चैलेंजेस से डरना नहीं है, चैलेंजेस आएंगे, लोग कहेंगे, है ना, लोग आपको कुछ भी बोलेंगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा ऐसा, तो आप उन सारी चीज़ों से मोटिवेशन ले सकते हो। जैसा कि आज भी मुझे याद है जब आपका रिजल्ट नहीं हुआ था, Yes, तो sir. आपने बताया था कि बहुत सारी चीज़ें हैं सर, अब लग रहा है नहीं हो पाएगा, तो मैंने बताया कि आप आइसोलेट हो जाओ और किसी से मतलब थोड़ा सा रखना कम कर दो, है ना, सब लोगों से मतलब कम कर दो, जिससे आप अपनी तैयारी पे ही फोकस कर पाओगे। और जो चीज़ें हैं, जो नेगेटिविटी है, उसी को आप अपना स्ट्रांग पॉइंट बनाओ, क्योंकि अब आपके पास खोने के लिए नहीं है। 2 एग्जाम आपने वैसे ही खराब कर दिए, मतलब 2 एग्जाम आपका नहीं हुआ, दुर्भाग्यवश नहीं हुआ, तो इसके बाद आपके पास खोने का कुछ है नहीं, आप कुछ अच्छा ही करोगे। तो आपने उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत भी किया और आपने 1-1.5 महीने के अंदर ही 200-250 मॉक टेस्ट दिए, जो कि बहुत बड़ी बात है। और इसी का नतीजा है कि आज आप एयर 21 हैं और बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहा, और आगे भी आप बहुत तरक्की करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि तैयारी में आपने पूरी जो तैयारी किया, उस तैयारी में आप आईजीएस और आईजीएस के जो टीचर्स हैं, आईजीएस का जो मैनेजमेंट है, उसको आप कहाँ पे पाते हो? सर मैं आईजीएस के बारे में बोलूँ तो सर बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मिला है मुझे वहाँ से। मैंने स्टार्टिंग ही वहीं से की, आईजीएस से ही मैंने वहीं से पढ़ा है पूरा अपना बेसिक, मेरा जो बेस है पूरा जो सिलेबस कंप्लीट किया है मैंने यहाँ से किया है, और मेरा बेस भी यहीं से तैयार हुआ है। और यहाँ की टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। सर मैं डीमोटिवेट हुई हूँ, मेरे एग्ज़ाम्स नहीं निकले हैं, तो मुझे मोटिवेशन भी आपसे मिला है सर, और जीएस वाले सर थे, उनसे भी मुझे बहुत मोटिवेशन मिला है। सब ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है, तो आईजीएस मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और भगवान करे कि आप बहुत तरक्की करो अपने लाइफ में, और भी अचीवमेंट लाओ, और भी इंटरव्यू हम लोग करें, बहुत सारे सेशंस करेंगे, है ना। अभी आपका यूपीएसआई और एसएससी सीजीएल है जिसमें आप मेहनत कर रही हो, मुझे पूरा भरोसा है कि आप बहुत अच्छा कर पाओगे, है ना। और ऐसे ही मेहनत करते रहिए, और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इनसे कुछ सीखिए। अगर आपको कोई क्वेरी है आपकी, अगर आपको कुछ और पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं आपको बताई जाएंगी, सारी चीज़ें हैं, और आप भी मेहनत कर रहे हो। और जो लोग नए एस्पिरेंट हैं, आप अच्छे से तैयारी करिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए और आगे बढ़िए। और जो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हार चुके हैं कि तैयारी अब नहीं हो पाएगी, अब बहुत मुश्किल है, तो बहुत सारे लोगों के पास चैलेंज है। आपको पीछे स्क्रीन पे बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करके इन्होंने किया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब छोड़ने के बाद यहाँ आए, अब उनके पास बहुत सारा फाइनेंशियल की प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको साइड करके आपको तैयारी पे फोकस करना होगा। अगर आप तैयारी आपकी ईमानदारी से होगी तो आपके अंदर मोटिवेशन भी होगा, अपने आप पे भरोसा भी होगा, है ना। अगर आप अपने आप पे भरोसा कर पाओगे तो आप कुछ भी कर सकते। ये तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई ज्योति जी, आप अपना टाइम देने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत सारी आईजीएस की तरफ से भी बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत तरक्की करो आप, और थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए।